आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या बलात्कार का विरोध करने वाली महिलाएं वाकई में डेंटिंग पेंटिंग कर वापस आती हैं और उसके बाद रात में यानी शाम होते होते कैंडल हाथ में लेकर मार्च के लिए निकल पड़ती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान राष्ट्रपति के बेटे ने दिया है और उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और इससे उनसे हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि दरअसल उनकी क्या है राय, ये भी आपको बताएंगे। तो क्या बलात्कार का विरोध करने के लिए महिलाएं डेंटिंग पेंटिंग कर जाती हैं? क्या प्रोटेस्ट करने वाली महिलाएं पहले डिस्को में जाती हैं और फिर सड़कों पर मोमबत्ती जलाती हैं? क्या गैंग रेप का विरोध गुलाबी क्रांति है? ये सवाल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सांसद बेटे अभिजीत मुखर्जी के बयान के बाद उठने लगे हैं। यह बात अलग है कि अभिजीत के इस बयान से उनकी बहन शर्मिष्ठा ही सहमत नहीं है। राष्ट्रपति के बेटे से इन बोल से सियासत गर्मा गई है। विरोध में राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता भी कूद पड़े हैं। मैं दिल्ली के विरोध को गुलाबी क्रांति कहूंगा। हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर आना आजकल फैशन हो गया है। ऐसे लोगों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। दिल्लीते আমি যেটুকু দেখি যে আগে যেটা অন্য জায়গায় হুজুগ ছিল কিছুটা হুজুগ এখানে হয়, যে ধরনের প্রোটেস্ট বা যে ধরনের হয়, এটা কি আমাদের এখানে পিঙ্ক রেভলিউশন হচ্ছে? কার এগেইনস্টে? কিসের এগেইনস্টে? এগুলো হচ্ছে তো অবভিয়াসলি একটা খুব আলটিরিয়ার মোটিভ নিয়ে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি, সেটা পলিটিক্যালও হতে পারে, কোনো অন্য ধরনের কোনো ব্যাপারও থাকতে পারে, সেটা সরকার তাদের খোঁজ খবর নিয়ে বিচার করে দেখবেন। কারণ আমি সামনে কোনো বড় পলিটিক্যাল লিডারকে দেখিনি। गुलाबी क्रांति के इस व्याख्याकार की तारीफ में कसीदे हम आगे पढ़ेंगे और पूछेंगे कि तेजाबी तूफानों में भी अपने हौसले की हथेली पर नया हिंदुस्तान देखने की चाहत की इस रंगीन व्याख्या के मानी क्या है। लेकिन पहले सुनिए इस व्याख्या का अगला हिस्सा। ये डिस्को में जाती हैं। मैं खुद छात्र राजनीति में रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर छात्र नहीं थे। ये रंगी पुती महिलाएं हैं जो 2 मिनट की शोहरत के लिए टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। ये अभिजीत मुखर्जी हैं, देश के प्रथम नागरिक प्रणब मुखर्जी के पुत्र और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस से इस देश की संसद के सदस्य। जिस जन आक्रोश में अभिजीत मुखर्जी को गुलाबी फैशन परस्ती नजर आ रही है, उसे देखकर उनके पिता दुख से तड़प उठे थे। Justified anger of the youth over a ghastly incident like this, but at the same time, I will humbly remind them that reason should not be thrown to the wind, and the youth must learn to control their emotions. जाने दीजिए बाकी हिंदुस्तान को, खुद अभिजीत मुखर्जी की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी को भी दिल्ली में निकलते हुए डर लगता है। अपने प्रोग्राम्स में जाती हैं, कभी आपको भी डर लगता होगा जिस ढंग से चीजें हो रही हैं? डेफिनेटली डर लगता है। पहले मैं रात को मतलब 10 साल पहले भी अकेला ड्राइव करके 12 साढ़े 12 बजे मैं घर लौटती थी, कभी मुझे ऐसा अनसेफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन आजकल सीरियसली सोचना पड़ता है रात को बाहर जाने से पहले। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, या हमारा इसी गली में मेरी एक फ्रेंड रहती है, रात को 8 बजे वो मार्केट जा रही थी, उसका पर्स स्नैचिंग हो गया यहाँ इस लोकेलिटी में। तो क्या सेफ्टी है? क्या महामहिम के सांसद पुत्र ये बताएंगे कि अगर प्रदर्शनकारियों में छात्र छात्राएं कम भी थे तो क्या इससे इस जनसैलाब के विरोध की वैधता कम हो जाती है? क्या बताएंगे कि रंगी पुती महिलाओं से उनका मतलब क्या है? क्या अभिजीत बताएंगे कि मोमबत्ती जलाकर शांतिपूर्ण विरोध फैशन का हिस्सा होता है? और क्या वो बताएंगे कि टीवी पर नजर आने से प्रदर्शनकारी मशहूर हो जाते हैं? और ये भी कि क्या डिस्को जाने वाली महिलाएं जुल्म के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकती? बहन ने जब अपने भाई को टीवी पर बोलते हुए सुना तो पानी पानी हो गई। राखी के बंधन ने राजनीति का धागा तोड़ दिया। मैं शॉक्ड हूं ना, क्योंकि मैं बचपन से जानती हूँ उनको, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला है और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। लेकिन जो भी उन्होंने बोला है वो सही नहीं बोला है और उनकी बिहाफ में मैं सबसे अपोलोजाइज करती हूँ कि उन्होंने ऐसा गलत बोला है। आई मीन क्योंकि मैं उसको बचपन से जानती हूँ और हमारा फैमिली वैल्यूज ऐसा नहीं है। ये तो अभिजीत ही बता सकते हैं
कि जुबान फिसल गई या दिल की बात जुबां पर आ गई, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें बोलते हुए सुना तो गुस्सा नहीं आया, दिल बैठ गया। ये डिस्को में जाती हैं। मैं खुद छात्र राजनीति में रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर छात्र नहीं थे। ये रंगी-पुती महिलाएं हैं जो 2 मिनट की शोहरत के लिए टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। हाहाकार मचा तो अभिजीत को लगा भूल हो गई। पहले कहा संदर्भ को समझने में मीडिया ने गलती की है, और फिर लगा कि सफाई के चक्कर में समझदारी पर और ज्यादा बट्टा लगता जा रहा है, तो बात वापस ले ली। Not the intention was not to hurt anyone. Had I known that it will hurt so many persons, so many people in so many ways, I would not have commented this. That is why through you again I withdraw those words which has hurt sentiment of others. That because my intention was not to hurt, and I apologize unconditionally to all the persons, all the cross section of the people in the society who got hurt by these utterings. सवाल एक बयान का नहीं है, उस सोच का है जिससे समाज बनता है, उस संवेदनशीलता का है जो घटनाओं को इतिहास के साथ जोड़कर देखता है, और उस सियासत का भी जो एक देश को प्रायश्चित से आगे ले जाता है। समय पूछ रहा है कि क्या हम इसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। हैदराबाद से मृदुला चंदूड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। बयान राष्ट्रपति के सांसद बेटे का था, इसलिए विरोध की आग लगना लाजमी था। नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक एक सुर में मुखालफत पर उतर आए। ये डिस्को में जाती हैं। मैं खुद छात्र राजनीति में रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर छात्र नहीं थे। ये रंगी-पुती महिलाएं हैं जो 2 मिनट की शोहरत के लिए टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। पता नहीं सोचा भी था या यूं ही बोल गए, लेकिन राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ये बोला तो था और बोलकर आगे बढ़ गए, लेकिन जाइएगा कहां, मौका नाजुक था और माहौल गर्म, जवाब भी सुनते जाइए। अब हम नहीं सजेंगे तो क्या आदमी सजेंगे? आप ही बताइए भाई। श्रृंगार बना है औरतों के लिए, कपड़े बने हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। अब जो जिसकी ड्रेस है, जो जिसके लिए है, वो तो करेगा ही। ये सब फालतू की बातें, मैं इन पे विश्वास नहीं करती। बंगाल के बोलपुर से आई अभिजीत मुखर्जी की बोली ने विरोध के हवन की अंतिम आहुति में घी का कनस्तर डाल दिया था। देखते ही देखते तरह तरह के आरोपों से घिर गए अभिजीत। इन्होंने जो बयान दिया है, इनको तो सार्वजनिक क्षमा मांगना चाहिए देश से। इनको थोड़ी सी भी ये सोच नहीं है कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर किस प्रकार उस बच्चे के ऊपर जो घटना घटी, उसके खिलाफ कितना बड़ा गुस्सा है और कितना बड़ा रोष है सरकार की उस विफलता के बारे में। एक गैर राजनीतिक आंदोलन पर राष्ट्रपति के बेटे की टिप्पणी से राजनीति की दुकानदारी में भी बहार आ गई। कांस्टेबल की मौत मर रहे एक मुद्दे को इस रवायत ने मौत के एक कदम और पास खिसका दिया। एकदम दुख की बात है कि एक सांसद ऐसे उनके विचार इस विषय के ऊपर इस समय दे रहे हैं, जबकि पूरे देश में महिला सुरक्षित रहने के लिए और क्या कदम उठाना चाहिए सरकार के ओर से, एक्टिविस्ट के ओर से, ऐसे विषय के ऊपर गंभीर बहस चर्चा हो रही है। क्या करें, मतलब निराश हो जाएं या आक्रोश में आकर के अपना मतलब होश खो जाएं, क्या करें? क्योंकि ये जो तरीका है, इसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, ये मतलब औरतों को अपमानित और औरतों को नीचे दिखाने का तरीका है। जब राजनीति ने जोर पकड़ा तो महिला मुद्दे के झंडा बरदार भी सक्रिय हो गए। मौका भी था और दस्तूर भी निभाना जरूरी था, दे डाली नसीहत। एक स्ट्रीट अर्चिन जैसा लगता है, ऐसे लगता है जैसे पान की दुकान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा हो। ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। इसके लिए उनको निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के लिए पुरुषों का ये रवैया कोई नया नहीं है। नहीं है तो महिलाओं की वो सोच जो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब अभिजीत मुखर्जी ने बयान वापस ले लिया है, लेकिन इस सुधार से उनकी सोच पर उठे सवाल कमजोर नहीं पड़ते।
प्रतिरोध के इतिहास में उनका कथन एक कसक की तरह दर्ज हो चुका है। अफसोस की बूटी से इसकी टीस कम नहीं होगी। पूनम शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। अभिजीत मुखर्जी के बयान पर जहां देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं पीड़ित लड़की सिंगापुर में अपने इलाज के लिए पहुंच चुकी है और वहां क्या तैयारियां हैं बता रही हैं हमारी सहयोगी पूनम शर्मा, जो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। पूनम, बताया जा रहा है कि ऑपरेशन की तैयारियां भी की जा सकती हैं, उसके लिए भी सोचा जा सकता है, लेकिन बहुत ही नाजुक हालत बताई गई है सिंगापुर के डॉक्टरों के द्वारा। तो किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं? अजय, देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि अभी भी जो पेशेंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि जो पीड़ित लड़की है जो 5 घंटे का सफर तय करके आज सुबह यहाँ पर आई सिंगापुर में, उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। माउंट एलिजाबेथ के डॉक्टर्स जो हैं उनका कहना है कि आगे क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो लेंगे इसके बारे में वो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारा फोकस जो है वो उसको स्टेबल रखने पर है, क्योंकि जिस हालत में वो हिंदुस्तान से यहाँ लाई गई थी बिल्कुल वही हालत उसकी अभी भी बनी हुई है। तो ऐसे में क्या डॉक्टर वाकई में सर्जरी के लिए अभी विचार कर सकते हैं, या सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी कि किसी तरीके से पीड़ित लड़की को स्टेबल बनाया जाए? अजय, बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी उनको स्टेबल रखने की ही है। यहाँ पर अभी सर्जरी के बारे में डॉक्टर्स ने बिल्कुल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वैसे भी यहाँ पर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है पीड़ित लड़की को लेकर। सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर्स ने इशू किया जिसमें कहा गया कि उनका इलाज माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में हो रहा है और उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि हफ्ते लग सकते हैं इस पूरे प्रोसीजर में और तब तक वो कुछ भी कहने की सूरत में नहीं है। हम आपको बताएं अजय, यहाँ पर हमें अमर सिंह भी मिले सिंगापुर में, वो उनका भी माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज चल रहा है। 4 साल पहले उन्होंने यहीं पर अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। उन्होंने भी बातचीत की डॉक्टर से पीड़ित लड़की को लेकर और जो जानकारी उन्होंने हमें दी उसके मुताबिक भी लड़की की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चल रही है। एक सेपरेट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में बनाई गई है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही हैं, जो दिल्ली से डॉक्टर्स आए हैं उनके साथ मिलके। तो इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही अजय, कि वो बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी पीड़ित लड़की को मिले, जिसके लिए भारत सरकार ने उसे हिंदुस्तान से यहाँ भेजा है। और इस बीच क्या कोई संपर्क हो पाया जिसमें आप बात कर पाई पीड़ित लड़की के परिवार वालों से? नहीं अजय, किसी भी तरह से पीड़ित लड़की के परिवार वाले कांटेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अस्पताल में प्रिवेसी को लेकर और पेशेंट की सीक्रेसी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं यहाँ पर सिंगापुर में। तो माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में आप किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे उनकी फैमिली मेंबर्स को, लेकिन अस्पताल के लोग हमें बता रहे हैं कि फैमिली उनके साथ है और पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए पूनम। पूनम इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं, आज तक की संवाददाता। इस बीच सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी बलात्कार के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इसको रोकने के लिए सिर्फ सरकार ही कर सकती है, और मैं तो यही कहूंगी कि आज भी मैंने कुछ पढ़ा है, बहुत खराब मतलब बात है। तो इस तरह का जो हो रहा है उनको, उन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये सरकार के हाथ में है। और मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उस पे काबू करें। दिल्ली में इंसाफ की मांग अभी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने निजामुद्दीन से इंडिया गेट तक शांति मार्च निकाला, लेकिन इंडिया गेट इलाके में धारा 144 लगे होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट पर जाने की इजाजत नहीं होने के बावजूद लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करते रहे। न गैंगरेप के खिलाफ आवाज कम हुई है और न इंसाफ की जंग थमी है। न जोश कम हुआ है, न हौसले की धार कुंद हुई है। जस्टिस फॉर विमेन के तत्वाधान में लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया था। दोपहर के 2 बजे का वक्त तय था, लेकिन 12 बजे से ही महिलाओं और छात्रों समेत हर तबके के लोग निजामुद्दीन गुंबद के पास जमा होने लगे थे। एक ओर थे प्रदर्शनकारी तो दूसरी ओर बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने भी मोर्चा संभाल रखा था, हर तरह के हथियारों से लैस।
आंसू गैस के गोले और उन गोलों को दागने वाले बंदूक भी। लेकिन इंसाफ की मांग कर रहे लोग अपनी धुन में मस्त थे। तो एक बार फिर से महिलाओं के लिए महफूज माहौल की मांग लिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी इकट्ठा हुए हैं। निजामुद्दीन का ये इलाका है, उस गोल गुंबद के पास से इंडिया गेट तक मार्च करने की योजना है। प्रदर्शनकारियों ने तय कर रखा था कि वो निजामुद्दीन गुंबद से इंडिया गेट तक का शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। हम लोग इंडिया गेट तक जाएंगे और पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपना बात रखेंगे। दोपहर के करीब 2:30 बजे प्रदर्शनकारियों का शांति मार्च इंडिया गेट की ओर बढ़ चला। दोपहर के करीब 3 बजे प्रदर्शनकारियों का शांति मार्च जाकिर हुसैन फ्लाईओवर पर पहुंच गया। तो निजामुद्दीन गोल गुंबद से होता हुआ ये प्रोटेस्ट मार्च अब शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाकिर हुसैन मार्ग से उस मुहाने पर आ गया है, जहां पर बैरिकेडिंग लगी है और यहां भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात है। और साथ ही साथ बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि इससे आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया गेट पर धारा 144 लागू है। दोपहर के करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा होगा जब इंसाफ की मांग करते प्रदर्शनकारी इंडिया गेट गोल चक्कर के करीब पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। चेतावनी के पोस्टर, बैनर लहरा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को बार बार ये निर्देश दिए जा रहे थे कि इंडिया गेट के इलाके में धारा 144 लगी है, लिहाजा आगे बढ़ने की हिमाकत न करें। अगर आप शांति नहीं बनाते तो आप धारा 144 का उल्लंघन होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गेट को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी पुलिस से आगे जाने की इजाजत मांग रहे थे और पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती रही। और वो प्रदर्शन जिसे अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, अब वहां पर थोड़ा सा गुस्सा गर्मी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद गौड़ उनकी टीम के सदस्य पुलिस से बात कर रहे थे और कहना ये था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें आगे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आगे धारा 144 लागू है, आप आगे नहीं जा सकते। कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ के लोग। जब 5,000 लोग 10,000 लोग एक जगह होते हैं तो वो जब चलेंगे तो आपको धक्का मुक्की दिखाई देगी, लेकिन हमारी जो लोग प्रोटेस्ट में आए हैं वो आप देख लीजिए सारे अनुशासित लोग हैं। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट तक जाने की इजाजत नहीं मिली। आखिरकार प्रदर्शनकारी वहीं जाकिर हुसैन मार्ग के मुहाने पर बैठ गए और इंसाफ की मांग को बुलंद करते रहे। और फिर वापस निजामुद्दीन की ओर लौट चले। पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पुलिस। एक पीसफुल ये पूरा प्रोटेस्ट था। इन लोग की मांग थी कि इंडिया गेट तक इन्हें जाने दिया जाए प्रदर्शन के लिए, लेकिन पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी। और आखिरकार यहाँ से ये सभी लोग निकल के वापस डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग से होते हुए खान मार्केट की तरफ जा रहे हैं और वहां पर पर्चे बांटेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे और अपना जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रमिला दीक्षित के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।